नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपके लिए हम लेकर आए हैं यूपी सेंट्रल में हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रदेश के युवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 25 लाख युवाओं को जल्द मिलेगा स्मार्टफोन, 3600 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। झांसी के कूड़े के ढेर में मिले 4 हैंड ग्रेनेड, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस के भी हाथ पांव फूले। गोंडा ऑनर किलिंग से सनसनी, प्रेमिका से मिलने गए युवक की परिजनों ने की हत्या, जान की भीख मांगती रही प्रेमिका, नहीं पसीजा दरिंदों का दिल। बादा में नकली बीड़ी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के कई लोग गिरफ्तार, नकली बीड़ी और रैपर बरामद। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की जांच करने पहुंची टीम, सीएमओ दफ्तर में मचा हड़कंप, दिन भर टीम ने खंगाले कागजात। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 25 लाख युवाओं को सरकार जल्द ही मुफ्त स्मार्टफोन देगी। सीएम टी ब्लैंक की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्मार्टफोन खरीद को मंजूरी मिल गई है। इस पर 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खरीद के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई। यूपी डेस्को ने इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नवंबर से स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार ने युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराने का फैसला किया था। इसके तहत पिछले 2 साल में लगभग 18.50 लाख यानी कि 18,50,000 स्मार्टफोन टैबलेट बांटे जा चुके हैं। इस वित्तीय सत्र में 40 लाख युवाओं को डिजिटल डिवाइस से लैस करने की तैयारी है। इसी कड़ी में 25 लाख स्मार्टफोन की खरीद व वितरण को हरी झंडी दी गई है। स्मार्टफोन में युवाओं के लिए 3900 से अधिक कोर्स प्रोग्राम भी लोड रहेंगे। इनके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अटल आवासीय विद्यालयों में कोविड प्रभावित बच्चों को भी दाखिला। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर शुरू किए गए अटल आवासीय विद्यालयों की संचालन की जिम्मेदारी यूपी भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड को दी गई है। इन विद्यालयों में सीएम बाल सेवा योजना के तहत कवर किए गए कोविड प्रभावित बच्चों को भी दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट ने जल निगम में जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराने को भी मंजूरी दे दी है। पहले ये भर्तियां जल निगम के जरिए होती थी। सपा सरकार में हुई भर्तियों में अनियमितता की जांच भी चल रही है। पोषाहार वितरण में भी बायोमेट्रिक, कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बांटे जाने वाले पोषाहार की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। कैबिनेट ने लाभार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन व वितरण केंद्रों पर ई पास मशीनें लगाने की मंजूरी दे दी है। मशीनों के लगाने व संचालन की जिम्मेदारी यूपी डेस्को की होगी। इससे पहले राशन वितरण में भी यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। कैबिनेट ने विधानमंडल के मानसून सत्र के समापन को भी सहमति दे दी है। कैबिनेट ने सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में भी बदलाव को स्वीकृति दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब किसी भी स्ट्रीम में स्नातक कर रहे युवा योजना का हिस्सा बन सकेंगे। इसके तहत युवाओं को औद्योगिक संस्थाओं में 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। इस दौरान 9,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसमें 4500 रुपये केंद्र, 3500 रुपये उद्यमी और 1000 रुपये प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी होगी। इस साल योजना से 10 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। कैबिनेट ने भागीदारी नियमावली में संशोधन कर नाम को लेकर अंग्रेजों की लगाई रोक खत्म कर दी है। अभी तक जो व्यवस्था भी थी उसके तहत किसी फर्म का गठन करते हुए क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों ने इसे ब्रिटिश राजशाही की अवमानना के रूप में निषिद्ध किया था। सरकार ने गुलामी की इस परंपरा को खत्म करते हुए इन शब्दों की उपयोग की छूट दे दी है। ये विशेष रूप से जिनको हमें फोकस करना है वो है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ये खास तौर से अभी तक
जो डिप्लोमा होल्डर्स होते थे उन लोगों के लिए ये प्रोविजन था, उनके लिए अप्रेंटिस का। लेकिन अब कोई भी ग्रेजुएट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें भारत सरकार का 50% पैसा रहेगा, यानी 4500 और 1000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार का। लगभग 10 लाख लोग इस वर्ष इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन है और 4500 रुपया भारत सरकार देगी, 3500 रुपये इंटरप्रेनर देंगे जिनके यहाँ ये प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप होगी, और 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो इस वर्ष 10 लाख लोगों का 10 लाख लोग तक इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। 9000 रुपये इसमें स्टाइपेंड के। झांसी के नगरा हाट मैदान में कूड़े के ढेर से 4 हैंड ग्रेनेड मिलने की सनसनी फैल गई है। इनमें से 3 में पिन लगी थी जबकि 1 में पिन नहीं लगी थी। खुले में हैंड ग्रेनेड पड़े होने की सूचना पर पुलिस अफसरों में खलबली मच गई। थोड़ी देर में भारी पुलिस बल समेत बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। झांसी से आपको खबर आप बता रहे, पुलिस ने आसपास की दुकानों एवं ट्रैफिक रोक दिया। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड कब्जे में लेकर उसे सेना के सुपुर्द कर दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस यहां तक हैंड ग्रेनेड पहुंचने की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे नगर हाट के मैदान गुरुद्वारे के नजदीक एक खाली प्लॉट में 4 हैंड ग्रेनेड दिखाई पड़े। खुले में हैंड ग्रेनेड पड़े होने की बात मालूम चलने पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। सदर सीओ स्नेहा तिवारी भी पुलिस बल संग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आसपास के लोगों को वहां से खदेड़ कर दुकानें भी बंद करा दी। बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया और वहां बड़े प्रत्येक हैंड ग्रेनेड का वजन करीब 5 किलो था। बम निरोधक दस्ते ने सबसे पहले बगैर सेफ्टी पिन वाले हैंड ग्रेनेड को हटाया। उसके बाद सेफ्टी पिन लगे 3 हैंड ग्रेनेड हटाए गए। इन सभी को सेना के सुपुर्द कर दिया गया। एसीसिटी ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई कि इस तरह के हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल सेना करती थी। वर्ष 2012 में इस तरह के हैंड ग्रेनेड बनने बंद हो गए। इनमें बारूद होने की बात मालूम नहीं चल सकी है। सेना भी इसकी जांच कर रही है। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र से 9वीं की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले विष्णु शर्मा को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संभल जनपद के धनारी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान की 14 वर्षीय बेटी मझोला क्षेत्र में नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। संभल के धनारी पट्टी लाल सिंह निवासी विष्णु शर्मा का पीड़िता के घर आना जाना था। विष्णु पूजा पाठ के अलावा बाइक मरम्मत का काम भी करता था। 10 जनवरी 2021 की शाम 4 बजे छात्रा ट्यूशन गई थी लेकिन लौटी नहीं। इसके बाद छात्रा के मामा ने मझोला थाने में विष्णु के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने 31 अगस्त 2021 को पीड़िता को बरामद कर और उसका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर केस में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई थी। आरोपी विष्णु को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 शैजेंद्र वर्मा की अदालत में की गई है। अदालत ने विष्णु को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अकरम खान और MP सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में 12 गवाहों ने अदालत में पेश होकर बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने अदालत को बताया कि दोषी ने उसे बंदी बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मझोला थाने की पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर पाई तो परिवार SSP कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया था। 49 दिन तक मां, बाप और अन्य परिजन दिन रात धरने पर बैठे थे। इसके बाद SSP ने पीड़िता की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया था। तब जाकर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई थी। आरोपी विष्णु शर्मा ने ट्यूशन जा रही छात्रा को यह कहकर कार में बैठा लिया था कि उसके पिता ने जहर खा लिया है। कार में बैठने के बाद पीड़िता को बिस्किट खिला दिया गया था। इससे किशोरी बेहोश हो गई थी। इसके बाद आरोपी किशोरी को हिमाचल ले जाया गया था। यहाँ आरोपी ने उसे पत्नी बताकर किराए पर कमरा ले लिया था। कुछ दिन रुकने के बाद आरोपी उसे लेकर दिल्ली आ गया था। जहां आरोपी ने फास्ट फूड का ठेला लगा लिया था। वह हर 15 दिन में अपनी लोकेशन बदल रहा था। पीड़िता के पिता ने बताया कि वह भाजपा में पदाधिकारी थे, भाजपा के कार्यक्रमों में भाग भी लेते थे। उनकी बेटी को अगवा किया गया तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही थी। इससे तंग आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया कि आरोपी के जेल जाने के बाद उसके परिवार ने कई बार समझौता
समझौते के लिए दबाव बनाया। पत्नी और बेटी को भी धमकाया गया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि दोषी को सजा दिलाई जाएगी। पिता ने कहा कि दोषी को सजा होने से उनका न्याय में विश्वास बढ़ा है। गोंडा जिले के धानेपुर के महनोन गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। रविवार देर रात प्रेमिका से मिलने चोरी से उसके घर गए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और दोनों की हत्या कर दी। युवती के घर वालों ने युवक के शव को गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक दिया। इसके बाद युवती के शव को अयोध्या के सरयू घाट पर ले जाकर सोमवार सुबह बालू के टीले में दबा दिया गया। युवक के घर वालों ने थाने में सूचना दी कि रविवार शाम से लापता है। पुलिस ने छानबीन कर मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में युवती के पिता व भाई को गिरफ्तार किया है। महनौन गांव के सतीश कुमार चौरसिया के लापता होने के मामले में छानबीन के दौरान पुलिस ने गांव की ही आरती चौरसिया के परिजनों को सोमवार शाम हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरती के पिता कृपाराम चौरसिया व भाई राघवराम चौरसिया से जानकारी हुई कि सतीश की रस्सी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव गांव से 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। वहां से पुलिस ने शव के साथ चारपाई और हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली। वहीं आरती चौरसिया का शव अयोध्या में बालू के टीले में दबाए जाने का पता चला। धानेपुर पुलिस अयोध्या में फॉरेंसिक टीम की मदद से शव को बालू के टीले से निकालने में जुटी है। धानेपुर थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि मृतक सतीश की मां प्रभावती चौरसिया की तहरीर पर हत्या के और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया है। सतीश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम अयोध्या स्थित सरयू घाट से आरती का शव तलाशने गई है। एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि सतीश कुमार चौरसिया की मां प्रभावित ने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी थी। प्रारंभिक जांच में सतीश के लापता होने के साथ ही आरती चौरसिया की मृत्यु और अचानक अंतिम संस्कार किए जाने का सुराग लगा। गहनता से तफ्तीश करने पर दोहरा हत्याकांड का खुलासा हुआ। युवती के पिता व भाई को हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने कत्ल के जुर्म का इकबाल कर लिया। वहीं महनौन गांव में प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर आरती ने पिता और भाई से काफी अनुनय विनय की। पिता और भाई उसके प्रेमी सतीश कुमार चौरसिया की पिटाई करने लगे तो वह रो पड़ी। आरती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सतीश के साथ ही जीना और मरना चाहती हूँ, इसलिए मारना है तो दोनों को मार दो, एक को नहीं। इस पर भी आरती के पिता कृपाराम चौरसिया व भाई राघवराम चौरसिया का दिल नहीं पसीजा। दोनों बेरहमी से सतीश को पीटते रहे। आवेश इस कदर बढ़ा कि रस्सी से गला ही कस दिया। कुछ क्षण छटपटाने के बाद सतीश ने दम तोड़ दिया। ये वाकया आरती के भाई व दोहरे हत्याकांड के आरोपी राघवराम चौरसिया ने पुलिस की पूछताछ में बयान दिया है। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और उनकी निशानदेही पर घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत से मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पूछताछ के दौरान महिला के शव को बरामद करने के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। उनके द्वारा अयोध्या में शव को ले जाकर उसकी अंतिम क्रिया करना बताया जा रहा है। थाना प्रभारी उक्त संबंध में भी गहराई से जांच कर शव की बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बांदा पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली बीड़ी का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापामार कार्रवाई के दौरान मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली बीड़ी, रैपर और कई मोहरें बरामद की गई हैं। पुलिस मामले की पड़ताल करने में जुटी हुई है। शहर के विभिन्न स्थानों पर नकली बीड़ी बनाने का कारोबार किया जा रहा था। मंगलवार को एसओजी और कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने हुसैनगंज, शांतिनगर और आवास विकास में छापा मारकर नकली बीड़ी बनाने का पर्दाफाश किया। मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि नकली बीड़ी बनाने का कारोबार काफी दिनों से चल रहा था। इस पर पुलिस टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम मुबारक खान पुत्र मुन्ना खान निवासी हुसैनगंज कोतवाली नगर, विवेक राय पुत्र संतोष राय टीला शिवगंज मऊरानीपुर झांसी, राजू गुप्ता पुत्र प्रागीलाल गुप्ता निवासी शांतिनगर कोतवाली शहर, कपिल कुमार पुत्र राजू गुप्ता शांतिनगर, कृष्णा कुमार पुत्र राजू शांतिनगर, दीना रावत पुत्र हुरो रावत निवासी सोजना जिला जमुई बिहार, उपेंद्र कुमार पुत्र राम सजीवन आवास विकास कोतवाली नगर, रहमत अली पुत्र बरकत उल्ला हुसैनगंज नगर कोतवाली बताया है। इन सभी लोगों के कब्जे से एक ब्रांड की 435 पैकेट नकली बीड़ी, 59 पैकेट
दूसरे ब्रांड की बीड़ी, 5 झाल बिना रैपर की बीड़ी, 5 बोरी रैपर ब्रांड बीड़ी, 13 बोरी रैपर ब्रांड के हैं। इसके साथ ही 2 झाल बीड़ी के पैकेट और 19 अलग अलग मोहरें बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक ने इनकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए बताई है। एसपी अग्रवाल ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति ने किसी फर्म के नाम से जीएसटी ले रखी थी, जबकि कारोबार नकली बीड़ी बनाने का हो रहा था। कोतवाली प्रतापगढ़ क्षेत्र से एक ट्रक 7 अगस्त को गायब हो गया था। ट्रक मालिक ने प्रतापगढ़ कोतवाली में ट्रक गायब होने की मुकदमा लिखवाया था। वह लावारिस हालत में अमेठी कस्बे के बाईपास के पास लावारिस हालत में खड़ा मिला। सूचना पर प्रतापगढ़ पुलिस ट्रक मालिक के साथ आकर उसे मंगलवार को बाहर निकलवाया और प्रतापगढ़ ले गया। अरुण निरीक्षक कोतवाली प्रतापगढ़ ने बताया कि 7 अगस्त को यह ट्रक गायब हुआ था। अब इसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारा हाँ कुछ लोग चुरा के लेके भागे थे, आपसी परिवार के ही ना, वही लोग दिए। यहाँ गाड़ी छोड़ दिए हैं बस। तो क्या कंप्लेंट किया था आपने? हाँ FIR वगैरह हो गया है। किस थाने में? ये बहुत थाना है। अंबेडकर नगर के सीएमओ श्रीकांत शर्मा पर करोड़ों के गबन के आरोपी की जांच करने 3 सदस्यीय जांच टीम पहुंची है। जांच टीम ने सीएमओ ऑफिस में दिन भर अभिलेख खंगाले हैं। जांच टीम के पहुंचने से सीएमओ ऑफिस में हड़कंप का माहौल नजर आया। आपको बता दें कि महानिदेशक परिवार कल्याण ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। पूर्व में गठित 3 सदस्यीय संप्रेक्षा दल को कई कमियां मिली थी। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के सीएमओ पर 5 करोड़ के घोटाले का आरोप है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट आने के बाद अब शासन ने इस प्रकरण की दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया है। महानिदेशालय स्तर से 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसके बाद निदेशक शालिनी गुप्ता की अध्यक्षता में बनी है 3 सदस्यीय जांच टीम। गोंडा में प्रेरणा पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति भेजकर धनराशि का भुगतान करा रही आवासीय विद्यालय की वार्डन सहित स्टाफ के खिलाफ बीएसए ने मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम तकरीबन 9 बजे डीएम नेहा शर्मा ने परसपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्हें विद्यालय में 100 के सापेक्ष केवल 11 छात्राएं ही उपस्थित मिली थी। जब डीएम ने वार्डन से अन्य छात्राओं के बारे में जानकारी ली तो वार्डन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाई। डीएम ने आवागमन रजिस्टर चेक किया तो उसमें छात्राओं के आवागमन का विवरण भी अंकित नहीं मिला था। निरीक्षण के समय अन्य स्टाफ में पीआरडी जवान व चौकीदार भी विद्यालय में उपस्थित नहीं मिले थे। पीआरडी जवान एवं चौकीदार के पास गेट पर किसी भी प्रकार का आवागमन रजिस्टर नहीं मिला था। निरीक्षण के दौरान पता चला कि वार्डन द्वारा 17 अगस्त से कक्षा 7 एवं 8 की छात्राओं की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। वार्डन द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति भेजकर धनराशि का भुगतान कराया जा रहा था। विद्यालय में हो रही इस घोर अनियमितता को लेकर डीएम के निर्देश पर बीएसए ने वार्डन सरिता सिंह, वार्डन पूर्णकालिक शिक्षिका सुषमा पाल, चौकीदार विष्णु प्रताप सिंह एवं पीआरडी जवान दिलीप कुमार मिश्रा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोंडा जिले में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बैराजों से कई लाख क्यूसेक नदियों में पानी छोड़े जाने पर घाघरा व सरयू नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही थी। कर्नलगंज और तरफगंज तहसील के 20 गांव पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। लोग अपने घर खेतों में नाव पर चढ़कर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने इन गांवों के लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। 2 तहसीलों के सैकड़ों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि फसल बाढ़ के पानी में समा गई है। प्रशासन कर्नलगंज और तरफगंज तहसील में सक्रिय है। जलस्तर के बढ़ने में कमी देखी गई है। तरफगंज में एली परसौली तटबंध के किनारे और उमरी बेगमगंज के पास लोगों ने शरण ले रखी है। सरयू के जलस्तर से नदी व तटबंध के बीच कई गांव बाढ़ के पानी से चौतरफा घिर गए। सभी गांवों में प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कर दी है। बाढ़ के पानी से घिरे गांव में संक्रामक रोगों का खतरा मंडरा रहा है। नदी के तटवर्ती 24 पंचायतों के गांव ऐसे हैं कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि कर्नलगंज व तरफगंज तहसील के अंतर्गत जितनी बाढ़ चौकियां हैं उन्हें सक्रिय कर दिया गया है। हमारे सभी अधिकारी क्षेत्रों में भ्रमणशील है और राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं नवाबगंज, तरफगंज, कर्नैलगंज, परसपुर, बेलसर में प्रशासन ने भी स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय कर दिया है, जिसमें लोगों का निरीक्षण कर दवाएं दी जा रही हैं। हमारे जनपद गोंडा में जो तरफगंज तहसील के अंतर्गत नवाबगंज क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो थोड़ी अधिक है। लेकिन इस समय पर क्योंकि आंतरिक रूप से जो कटान की स्थिति होती है वो घाघरा में देखने को मिलती है और हम सभी जो हमारी बाढ़ चौकियां हैं 28 बाढ़ चौकियां, उनको हम लोगों ने अलर्ट मोड पे रखा हुआ है
हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और राहत सामग्री वितरण का कार्य भी जिन प्रभावित गांव में होना है वहां पर ये समुचित तरीके से किया जा रहा है। लगभग 10,000 एंड अबव जो अलग अलग गांव के क्षेत्र हैं उनको देखा जाए तो इसका आकलन लगभग 10,000 से ऊपर की आबादी का है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मौसम ने पूरी तरह से करवट ले लिया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में दिन भर में कई बार रुक रुक कर बारिश हुई है। बुधवार को भी नोएडा में दिन की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश वाला मौसम बना हुआ है। बताया जा रहा है कि झमाझम बारिश का यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। 23 अगस्त के बाद बारिश में फिर से धीरे धीरे कमी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अगस्त को कई जगह बहुत तेज बारिश और कुछ जगह तेज बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 23 अगस्त को पश्चिमी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थान पर गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर पश्चिमी यूपी में तेज बारिश और पूर्वी यूपी में बहुत तेज बारिश होने की भी उम्मीद है। कई जगह बादल गरजने और बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, पीलीभीत और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में तेज बारिश होने की संभावना है। हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और अंबेडकर नगर में भी तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर और आसपास इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती में बिजली गिर सकती है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव में भी बादल गरजने और बिजली गिरने की उम्मीद है। वहीं 24 अगस्त को पश्चिमी यूपी की अपेक्षा पूर्वी यूपी में ज्यादा जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वी यूपी के कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश होने का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी में 1-2 जगहों पर तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा 25, 26, 27 और 28 अगस्त को बारिश में कमी आ जाएगी। इस अवधि में पश्चिमी यूपी में 1-2 स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।